हाय फ्रेंड्स, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल मैनेजमेंट की क्लास 10 के बारे में। और यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक। उससे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे सीपीएम की, ठीक है, कुछ और टॉपिक जिनसे आपके फुल फॉर्म वगैरह पूछ सकते हैं और जो डेफिनेशन वगैरह है उनसे रिलेटेड भी एमसीक्यू बन सकते हैं। यहाँ पर है संक्रामक संकट मार्ग पद्धति यानी क्रिटिकल पाथ मेथड, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीपीएम। तो सीपीएम क्या है? तो इस पद्धति में किसी भी परियोजना को पूरा करने में सबसे अधिक ध्यान संकट मार्ग यानी कि क्रिटिकल पाथ पर लगाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि इस परियोजना में पूरा ध्यान कहाँ पर लगाया जाता है, तो संकट मार्ग पर। संकट मार्ग से अभिप्राय कृषि परियोजना को पूरा करने में आने वाली बहुत सी बाधाओं से है, और इन बाधाओं के अंतर्गत अधिक समय लगना, लागतों का अधिक आना, मशीनों का पर्याप्त मात्रा में ना मिलना व अन्य वस्तुओं का ना मिलना आदि शामिल है। कि कहाँ क्रिटिकल पाथ है, मतलब क्या क्या कमियां इसमें हैं, क्या क्या हमें असुविधाएं इससे हो रही हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त कार्य करने के लिए अन्य सभी तरीके मार्ग पर संकट मार्ग से आसान तथा छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि क्रिटिकल पाथ मेथड क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है और ये कब यूज़ करी जाती है, ठीक है, और इस पर किस पर ध्यान दिया जाता है इस योजना में। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे मैनेजमेंट की। मैं आपको सभी शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि आप लोग पढ़ना ही नहीं चाहते और कुछ अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक भी पहुँचे और मैं मोटिवेट रहूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। ये टॉपिक आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों को क्लासेस दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम बात करेंगे प्रबंध सूचना प्रणाली, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम बोलते हैं प्रबंध सूचना प्रणाली, और इसका फुल फॉर्म होता है, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म होता है MIS। तो ये क्या है? ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है, प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में इससे क्वेश्चन आए थे। यह प्रणाली प्रभावशाली नियंत्रण के लिए प्रबंधकों को नियमित रूप से तीव्र गति से तथा सही प्रारूप में सूचना उपलब्ध कराती है। और यह प्रणाली इस मान्यता पर आधारित है कि कुछ आधारभूत कड़े विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाई जाए, जैसे इसके एग्जाम्पल वगैरह पूछ लिए जाते हैं। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो एग्जाम्पल हैं वो आप इनको समझ लीजिए कौन से हैं। जैसे सामग्री नियंत्रण से संबंधित आंकड़े, लेखाकार विक्रय, क्रय व उत्पादन के नियोजन व नियंत्रण में भी सहायता प्रदान कर सकते हैं। सूचना प्रणाली में कहीं भी गतिरोध होने पर नियंत्रण ढीला पड़ जाता है, इसलिए यह जरूरी है कि सूचनाएं तेजी से प्राप्त होती रहनी चाहिए। तो ये प्रबंधन है कि क्या कहलाता है प्रबंधन? तो प्रभावशाली नियंत्रण के लिए प्रबंधकों को नियमित रूप से तीव्र गति से तथा सही प्रारूप में सूचना उपलब्ध कराती है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आप इसके शब्द से भी इसको समझ सकते हैं कि क्या है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो जानकारियां हैं उसको मैनेज करना और सही तरीके से तीव्र गति से सही जगह पर पहुंचाना है। और इसमें क्या होता है? इसमें हम आंकड़ों का जो नियंत्रण है, सामग्री नियंत्रण, लेखाकार क्रय विक्रय उत्पादन का नियोजन व नियंत्रण इसमें करते हैं। प्रभावशाली नियंत्रण तभी संभव होता है जब निर्णयों, क्रियाओं व चालनों के परिणामों से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध हो तथा आवश्यक मात्रा में तथा समझने योग्य हो, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे ई-कॉमर्स की। जनरल मैनेजमेंट की 300 क्वेश्चन की सीरीज ई-बुक कंप्लीट करी है मैंने, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप लोग वहाँ से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। जब आप परचेज करते हैं तो आप लोगों के सामने जैसे ही PDF ओपन होती है ई-बुक, आपको उसको डाउनलोड और सेव कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यूज़ करना है। इसमें 300 क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर पर बेस्ड है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ये अवेलेबल है। तो आप लोग जाकर ज्वाइन इसको करें और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये। अगर आप लोग ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्जाम की, लेबर इंस्पेक्टर वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अंदर स्टेनोटाइपिस्ट, असिस्टेंट ग्रेड 1 3 वगैरह की भी वैकेंसियाँ आती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप पूरे क्वेश्चन पढ़ लेना। तो इससे जो 25 क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम में आने के चांसेस हैं, और इसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है 2-3 बार, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से आते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपका इससे कवर हो जाएगा। और साथ में कंप्यूटर के लिए भी मैंने 1000+ MCQ की सीरीज़ तैयार करी है, तो इसमें आपको 1000+ MCQ मिल जाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में।
प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर पर बेस्ड इसमें भी क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए, सब इंजीनियर, कृषि विभाग भर्ती परीक्षा और ITI TO वगैरह में कोपा ट्रेड से, और जो लोग CPCT वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर का कलेक्शन है। तो आपको ये भी PDF आपको 2-4 बार आपको अच्छे से पढ़ लेनी है पूरे क्वेश्चन। तो जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं, जैसे 14 आते हैं सब इंजीनियर वगैरह में, और आपके जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 है इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, तो पूरे इससे कवर। यहाँ पर हम बात करेंगे ई-कॉमर्स की। तो ई-कॉमर्स क्या होता है और इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अपकमिंग एग्जाम में आने के चांसेस, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ लेना है। ई-कॉमर्स शब्द जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का संक्षिप्त रूप है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक। तो एक क्वेश्चन आपका इससे बन सकता है। उसके बाद है कि ई कॉमर्स, जिसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोलते हैं हिंदी में, के रूप में भी जाना जाता है, और यह एक प्रोसेस है। ई कॉमर्स क्या है? एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है, बिजनेस और कंज्यूमर एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से माल और सर्विसेज को बेचते और खरीदते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इससे क्या होता है। जैसे आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि बिजनेस और कंज्यूमर एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से माल और सर्विसेज को बेचते और खरीदते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। आगे हम यहाँ पर अगर बात करें तो इसकी ई कॉमर्स की अगर हिस्ट्री के बारे में हम बात करें तो ये भी पूछ लिया जाता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो ई कॉमर्स की शुरुआत 1960 के दशक में शुरू हुई थी, जब बिजनेसेस ने अन्य कंपनियों के साथ बिजनेस डॉक्यूमेंट को शेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज EDI का प्रयोग शुरू किया था। ये भी आपको याद रखना है EDI क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, और इसकी शुरुआत 1960 यानी 1960 के दशक में हुई थी, ठीक। इतना आपको याद रखना है। और नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर है कि ई कॉमर्स हिस्ट्री को eBay और अमेज़ॉन के बिना सोचना असंभव है। तो ई कॉमर्स की जो हिस्ट्री है किससे है? तो ई कॉमर्स की हिस्ट्री eBay और अमेज़ॉन से है, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को शुरू करने वाली पहली इंटरनेट कंपनियों में से थे। तो इसमें कौन थे? तो eBay और अमेज़ॉन थे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को शुरू करने वाली पहली इंटरनेट कंपनियों में से। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1990 के दशक में eBay और अमेज़ॉन, 1960 से ये शुरू हुआ था, और उसके बाद 1990 के दशक में eBay और अमेज़ॉन के उदय से ही ई कॉमर्स उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव आया था। तो ये भी पूछ सकते हैं कि क्रांतिकारी बदलाव कब आया था ई कॉमर्स में? तो 1990 में, जब eBay और अमेज़ॉन का उदय हुआ था। यूजर्स अब ई कॉमर्स के माध्यम से किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके टाइप की। तो इसके जो टाइप हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं। तो टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, ये ई कॉमर्स के अगर हम टाइप की बात करें तो मेनली 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और सामान्यतः जब हम ई कॉमर्स के बारे में सोचते हैं तो हम सप्लायर और क्लाइंट के बीच एक ऑनलाइन कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन के बारे में सोचते हैं। और वास्तव में अगर हम बात करें तो ई कॉमर्स के 6 प्रमुख प्रकारों में बांटा जा सकता है, और सभी की जो अलग अलग विशेषताएं हैं। लेकिन ई कॉमर्स के 6 प्रमुख प्रकार हैं, लेकिन इसमें हम मेनली जो 4 हैं वो पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो पहला है इसमें B2C, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। ये पूछ लिया जाता है कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है या संक्षिप्त रूप क्या है। B2C आपका जैसे होगा तो B2C को हम क्या बोलते हैं या फुल फॉर्म क्या है? तो बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर, ये आपको याद रखना है। तो एक क्वेश्चन आपका इससे बन सकता है। इस बिजनेस में एक बिजनेस इंटरनेट पर प्रोडक्ट या सर्विसेज को सीधे कंज्यूमर को बेचता है। इसमें क्या होगा कि जो बिजनेसमैन है तो लोग क्या करेंगे, बिजनेसमैन डायरेक्ट कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचता है। उदाहरण के लिए जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या अन्य किसी साइट से कोई भी चीज़ खरीदते हैं। जैसे आपने अमेज़ॉन से खरीदा तो अमेज़ॉन डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट मतलब कि बिजनेस से डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो ये आपका B2C का उदाहरण है। तो आपको इसके एग्जाम्पल भी याद रखने हैं और साथ में इसका फुल फॉर्म वगैरह भी, संक्षिप्त रूप, फुल फॉर्म वगैरह, ठीक है। क्योंकि इसमें पूछ लिया जाता है कि B2C के एग्जाम्पल कौन सा है। आपसे 4 ऑप्शन दे दें, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, स्नैपडील वगैरह। तो और इसमें उपयुक्त सभी, तो आप उपयुक्त सभी में लगा देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे बिजनेस टू बिजनेस। तो बिजनेस टू बिजनेस को हम लिख सकते हैं शॉर्ट में B2B, ठीक है। यह कंपनियां इंटरनेट पर अन्य कंपनियों को प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचती हैं।
ये कंपनियां क्या करती हैं, बिजनेस टू बिजनेस करती हैं। एक कंपनी दूसरी कंपनी को प्रोडक्ट या सर्विस बेचती है और इस प्रकार के ई कॉमर्स में दोनों पार्टिसिपेंट बिजनेसमैन या बिजनेसेस होते हैं। नतीजन B2B ई कॉमर्स का वॉल्यूम और वैल्यू बहुत बड़ी हो सकती है। जैसे एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को अपने प्रोडक्ट बेचे, फिर उस कंपनी ने कंज्यूमर को भी या कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट सप्लाई किए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि B2B क्या होता है, इसमें एक कंपनी अपने प्रोडक्ट दूसरे कंपनी को बेचती है। यहाँ पर अब हम बात करेंगे कंज्यूमर टू कंज्यूमर, इसको हम बोलते हैं C2C। ठीक है, C2C का फुल फॉर्म क्या होता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। जब कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट को किसी अन्य कंज्यूमर को इंटरनेट पर बेचता है तब हम इसे इस ट्रांजैक्शन को कंज्यूमर टू कंज्यूमर कहा जाता है। ठीक है, जैसे कोई कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट खरीदता है और अपना जो प्रोडक्ट है वो किसी दूसरे कंज्यूमर को इंटरनेट पर बेच देता है। जैसे आप लोग जैसे आपने कोई बाइक खरीदी, इसमें आपको एग्जांपल बताया गया है। जैसे इसमें एक कंज्यूमर अपनी पुरानी कार, बाइक जैसे अपनी प्रॉपर्टी को अन्य कंज्यूमर को सीधे इंटरनेट के माध्यम से बेच देता है। ठीक है, जैसे OLX वगैरह ये साइट हैं, इस पर लोग क्या करते हैं, अपने जो पुराने मोबाइल फ़ोन वगैरह, बाइक, 4 व्हीलर वगैरह जो भी हैं, और उन प्रोडक्ट्स को क्या करता है, अपनी बुक्स वगैरह को इसमें सेल कर देता है। कोई भी प्रोडक्ट हो आप OLX वगैरह पर सेल कर सकते हैं, पुराने नए कोई भी। ठीक है, तो ये एक साइट भी आप बोल सकते हैं कि इस साइट पर आप बेच सकते हैं, और जो एग्जांपल है उसमें आप ये कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन अगर बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आमतौर पर लेन देन थर्ड पार्टी के माध्यम से किया जाता है। इसमें भी OLX के बारे में बताया गया है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं, तो इसके लिए OLX जैसी कई कंपनियां सर्विसेज के लिए कंज्यूमर को चार्ज करती हैं या फ्री में सर्विसेज देती हैं। तो ये आप इनका यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने ये देखा। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे फोर्थ यहाँ पर कि इसके टाइप क्या हैं। तो कंज्यूमर टू बिजनेस यानी कि C2B में माल का आदान प्रदान करने की परंपरा समझ का एक पूर्ण उलट है। ठीक है, कंज्यूमर टू बिजनेस मतलब उल्टा होगा यहाँ पर। तो इसमें क्या है कि इसका एक उदाहरण अगर हम लें तो एक कंज्यूमर वेबसाइट बनाने के लिए ऑनलाइन रिक्वायरमेंट देता है और कई कंपनियां इसके लिए अच्छी कीमत पर वेबसाइट बनाकर देने के लिए ऑफर करती हैं। इसी तरह से हॉलीडे पैकेज या इंश्योरेंस भी इसके उदाहरण हो सकते हैं। जैसे हॉलीडे पैकेज वगैरह और इंश्योरेंस इसके उदाहरण होंगे कि इसमें क्या होगा, कंज्यूमर टू बिजनेस। जो कंज्यूमर है वो क्या करेगा, जैसे वेबसाइट बनाने के लिए ऑनलाइन रिक्वायरमेंट देता है, तो कंपनियां बताती हैं कि हम कम कीमत पर आपको ये फ़ायदे दे सकते हैं, इस टाइप से। ठीक है, तो ये कंज्यूमर टू बिजनेस हो गया, उल्टा हो गया। और जैसे हॉलीडे पैकेज वगैरह हमें लेना है, तो हम इंश्योरेंस वगैरह लेना है तो हम उनसे बात करते हैं, तो ये C2B हो गया। तो ये आपके कुछ इसमें रहेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर सीखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता जिसको हम बोलते हैं, ये क्या है और इससे किस टाइप के क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं। आप लोग अभी से क्लासेस अगर नहीं लेंगे तो आपके जो एग्जाम है ये आपका जनवरी में आएगा। ठीक है, अगर आप लोग अभी से ये क्लासेस नहीं लेंगे, अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे तो बाद में आप लोग को पछताना पड़ेगा। आप लोग ये सोच रहे हो कि एग्जाम की डेट एक्सटेंड हो जाएगी, फॉर्म फिल अभी नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं है। फॉर्म फिल आपके नवंबर लास्ट से होने लगेंगे। ठीक है, अक्टूबर चल रहा है और चुनाव वगैरह हो जाएंगे आपके 12-15 तक, रिजल्ट वगैरह आ जाएगा। उसके बाद आपके 15 नवंबर के बाद ये फॉर्म फिल होने लगेंगे। ठीक है, फिर आपके पास 1-2 महीने बचेगा और इसमें 8 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें आपका जनरल मैनेजमेंट के 25 क्वेश्चन आएंगे। सभी के 25 आते हैं, लेकिन जनरल मैनेजमेंट कवर करना मुश्किल हो जाता है फिर। ठीक है, क्योंकि नॉन टेक वगैरह आपने पहले से पढ़े होते हैं, लेकिन जनरल मैनेजमेंट आप लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तो पूरी क्लासेस लें आप लोग कंटिन्यू, और मुझे भी जो है मोटिवेट करें, क्लासेस लें आप, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।